भू राजस्व संहिता 1959। प्रश्न 1 निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 आबादी आबादी। 2 कृषि एग्रीकल्चर। 3 कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर। 4 वास्तविक कृषक बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट। 5 सरकारी पट्टेदार गवर्नमेंट लेसी। 6 सुधार इंप्रूवमेंट। 7 भूमि लैंड। 8 भूमिहीन व्यक्ति लैंडलेस पर्सन। 9 आम्रकुंज मैंगो ग्रोव। 10 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। 11 भू राजस्व लैंड रेवेन्यू। 12 लगान रेंट्स। 13 राजस्व वर्ष रेवेन्यू ईयर। 14 सर्वेक्षण संख्या सर्वे नंबर। 15 स्वयं खेती करना टू कल्टिवेट पर्सनली। 16 दखल रहित भूमि अनऑक्यूपाइड लैंड। 17 ग्राम विलेज। उत्तर 1 आबादी आबादी। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार आबादी से अभिप्रेत है किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उसके आनुषंगिक प्रयोजनों एंसिलरी पर्पस के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य सजातीय रूप भेद जैसे ग्राम स्थल या गांव स्थान का अर्थ भी तदनुसार लगाया जाएगा। आबादी का आशय नगरीय इलाका में स्थित रहने से है, अतएव गृह स्थान नगरीय इलाका में स्थित मकान एवं भवन संबंधी नहीं है। हरजेश राय वी श्रीमती ज्योतिबाई 1997 रा नी 155 प्र उच्च न्यायालय। 2 कृषि एग्रीकल्चर। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार कृषि एग्रीकल्चर के अंतर्गत है। 1 वार्षिक या नियतकालिक फसलों का जिनमें पान तथा सिंघाड़े और उद्यान की उपज सम्मिलित है उगाया जाना। 2 उद्यान कृषि। 3 फलोद्यान लगाना तथा उसका संरक्षण। 2 भू राजस्व संहिता। 4 चारे चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना और 5 नगरीय क्षेत्रों की उपांत सीमा से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित किसी क्षेत्र में कुक्कुट पालन, मछली पालन या पशुपालन के लिए भूमि का उपयोग करना। कृषि भूमि पर मकान से तात्पर्य कृषि भूमि ही मानी जाएगी। धन्नालाल वी बाबूलाल 1982 रा नी 456 प्र उच्च न्यायालय। 3 कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर के अभिप्रेत है 1 जुलाई या ऐसी अन्य तारीख को जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे प्रारंभ होने वाला वर्ष। 4 वास्तविक कृषक बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार वास्तविक कृषक बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर स्वयं खेती करता है या जिससे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा। 5 सरकारी पट्टेदार गवर्नमेंट लेसी। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार सरकारी पट्टेदार गवर्नमेंट लेसी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से धारा 181 के अधीन भूमि धारण करता है। 6 सुधार इंप्रूवमेंट। संहिता की धारा 2(1) में सुधार को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार सुधार इंप्रूवमेंट से किसी खाते के संदर्भ में अभिप्रेत है कोई ऐसा संक्रम जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है जो खाते के लिए उपयुक्त है तथा उस प्रयोजन से संगत है जिसके लिए खाता धारित है और जो यदि खाते पर निष्पादित न किया गया हो तो या तो प्रत्यक्षतः उसके फायदे के लिए निष्पादित किया गया है तथा निष्पादित किया जाने के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्षतः फायदाप्रद बना दिया गया है। सुधार के अंतर्गत है 1 कृषि प्रयोजनों के लिए जल के संग्रहण, प्रदाय या वितरण के लिए तालाबों को जल सरणियों, बांधों तथा अन्य संकर्मों का सन्निर्माण। 2 भूमि के जल निकास के लिए या बाढ़ों से या जल द्वारा कटाव से या जल से होने वाले अन्य नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिए संकर्मों का सन्निर्माण। 3 वृक्षारोपण और भूमि के कृषिकरण, भूमि की सफाई, उसका घेरा लगाना, उसे समतल करना या उसकी सीढ़ी बंदी करना। 4 आबादी या नगरीय क्षेत्र में न होकर अन्यत्र होने वाले खाते पर या उसके समीप में ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो उस खाते के सुविधाजनक या लाभदायक उपयोग या अधिभोग के लिए अपेक्षित हो। 5 उपरोक्त में से किसी भी कार्य का नवीनीकरण या पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन या परिवर्धन उसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। अस्थायी कुएं और ऐसी जल सरणियां, बांध, समतलन, घेरे या अन्य संकर्म या ऐसे संकर्मों में छोटे मोटे परिवर्तन या उनकी मरम्मत जो कि उस स्थान के खेतिहरों द्वारा कृषि के मामूली अनुक्रम में सामान्यतः की जाती है। कोई ऐसा संकर्म जिससे कहीं भी स्थित किसी ऐसी भूमि के मूल्य में सारभूत रूप से कमी होती है जिसे कि कोई अन्य व्यक्ति भूमिस्वामी की हैसियत में या मरूसी कृषक की हैसियत से अधिभोग में रखता है। कोई ऐसा कार्य जिससे विभिन्न खातों को फायदा पहुंचता है। ऐसे खातों में से प्रत्येक खाते के संबंध में सुधार समझा जा सकेगा। 7 भूमि लैंड। संहिता की धारा 2(1) में भूमि को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार भूमि लैंड से अभिप्रेत है धरती की सतह का कोई भाग चाहे वह जल के नीचे हो या न हो, और जहां भी इस संहिता में भूमि के प्रति निर्देश दिया गया है वहां उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत वे समस्त चीजें हैं जो ऐसी भूमि से बद्ध है या ऐसी भूमि से बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं। 8 भूमिहीन व्यक्ति लैंडलेस पर्सन। संहिता की धारा 2(1) में भूमिहीन व्यक्ति को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार भूमिहीन व्यक्ति लैंडलेस पर्सन से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है और जो अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता है या इतनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो इस संबंध में विहित किया जाए। भूमिहीन व्यक्ति में वह व्यक्ति सम्मिलित होगा जो निम्नलिखित से कम भूमि धारण करता हो। 1 चावल क्षेत्र में 2 एकड़ सिंचित अथवा 4 एकड़ असिंचित भूमि, या 2 कपास, ज्वार या गेहूं क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि, या 3 कोदो, कुटकी या बाजरा क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि। राजपत्र दिनांक 5 जुलाई 1962 में प्रकाशित अधिसूचना क्रम 2547516360 नियम दिनांक 26 जून 1962। किसी व्यक्ति का कुटुंब उसकी पत्नी या पति, संतति तथा माता पिता से मिलकर बना है माना जाएगा। 9 आम्रकुंज मैंगो ग्रोव।
संहिता की धारा 2(1) में आम्रकुंज को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार आम्रकुंज मैंगो ग्रोव से अभिप्रेत है आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि उनसे उस भूमि का जिस पर कि वे खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न हो उपयोग में लाया जाना रुक जाता है, या उन आम्र के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह संभाव्य है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना रुक जाएगा। 10. मान्यता प्राप्त अभिकर्ता रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। संहिता की धारा 2(1) में मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार मान्यता प्राप्त अभिकर्ता रिकॉग्नाइज्ड एजेंट से संहिता के अधीन कार्यवाही के पक्षकार के संदर्भ में अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने तथा आवेदन करने एवं अन्य कार्य करने के लिए मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत किया है, और वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया है। 11. भू राजस्व लैंड रेवेन्यू। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार भू राजस्व लैंड रेवेन्यू से अभिप्रेत है धारित भूमि के लिए राज्य सरकार को देय समस्त धन और इसमें सम्मिलित है प्रीमियम, लगान, पट्टाधन, प्रमुक्ति भाटक या इन अभिव्यक्तियों के कोई अन्य सजातीय रूप। धारा 59 के अनुसार भू राजस्व का निर्धारण जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लाई जा रही है के अनुसार किया जाएगा। धारा 58 भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि के दायित्व के संबंध में है तथा धारा 58 का भू राजस्व के भुगतान से छूट संबंधी प्रावधान है। 12. लगान रेंट। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार लगान रेंट से अभिप्रेत है वह कुछ भी जो 1. पट्टेदार द्वारा अपने भूमिस्वामी को उसके द्वारा ऐसे भूमिस्वामी से धारित भूमि के उपयोग का अधिभोग के मध्य या 2. सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को उस भूमि के जो कि सरकार द्वारा उसे पट्टे पर दी गई है उपयोग या अधिभोग के मध्य धन या वस्तु के रूप में संदत किया जाता है या देय है। 1. 13. राजस्व वर्ष रेवेन्यू ईयर। संहिता की धारा 2(1) में शब्द राजस्व वर्ष को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार राजस्व वर्ष रेवेन्यू ईयर से अभिप्रेत है वह वर्ष जो ऐसी तारीख से प्रारंभ होता है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के बारे में नियत करे। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 30 मई 1960 के अनुसार 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला वर्ष राजस्व वर्ष माना जाएगा। 14. सर्वेक्षण संख्याक सर्वे नंबर। संहिता की धारा 2(1) में सर्वेक्षण संख्याक को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार सर्वेक्षण संख्याक सर्वे नंबर से अभिप्रेत है इस संहिता के अधीन सर्वेक्षण संख्याक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के ऐसे प्रभाग को दिया गया संख्याक और जिसकी प्रविष्टि भू अभिलेखों में खसरा क्रमांक नामक सूचक संख्याक के अधीन की गई है। 15. स्वयं खेती करना टू कल्टिवेट पर्सनली। संहिता की धारा 2(1) या 2 में स्वयं खेती करना को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार स्वयं खेती करना से अभिप्रेत है भू राजस्व संहिता 1. अपने स्वयं के श्रम द्वारा खेती करना या 2. अपने कुटुंब के किसी भी सदस्य के श्रम के द्वारा खेती करना या 3. ऐसी मजदूरी पर जो नकद या वस्तु के रूप में देय है किंतु फसल के अंश के रूप में देय नहीं है रखे गए सेवकों द्वारा खेती करना या 4. अपने वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा अपने स्वयं के लिए खेती करना। 16. दखल रहित भूमि अनऑक्यूपाइड लैंड। संहिता की धारा 2(1) या 3 में शब्द दखल रहित भूमि को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से या किसी भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। 17. ग्राम विलेज। संहिता की धारा 2(1) या 5 में ग्राम को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम विलेज से अभिप्रेत है नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा भूभाग जिसे संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था तथा नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा अन्य भूभाग जिसे किसी भू सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्य किया गया या जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में घोषित करे। प्रश्न 2. राजस्व मंडल के गठन, अधिकारिता एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द रेवेन्यू बोर्ड। उत्तर संहिता की धारा 3 तथा 4 राजस्व मंडल के गठन के संबंध में है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के लिए एक राजस्व मंडल होगा जो अध्यक्ष तथा 2 या 2 से अधिक इतने अन्य सदस्यों से जितने की राज्य सरकार समय समय पर नियुक्त करना ठीक समझे मिलकर बनेगा। इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गठित तथा कार्यरत राजस्व मंडल को, जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात विद्यमान मंडल कहा गया है, इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख से इस धारा के अधीन गठित मध्य प्रदेश के लिए राजस्व मंडल समझा जाएगा। मंडल के अध्यक्ष तथा सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मंडल के क्रमशः प्रथम अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे। मंडल को प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा नियत करे। मंडल का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी बैठक करेंगे जैसा कि राज्य सरकार मंडल के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचित करे। मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति कोई व्यक्ति मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है या 2 राजस्व अधिकारी न रह चुका हो और कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का पद कम से कम 5 वर्ष तक धारण न कर चुका हो। मंडल के सदस्यों को ऐसे वेतन तथा भत्तों का संदाय किया जाएगा जैसे कि राज्य सरकार अवधारित करे और वे वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। राजस्व मंडल की अधिकारिता धारा 7 के अनुसार मंडल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई हैं अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी अधिनियमिति के अधीन अथवा उसके द्वारा उसे प्रदत्त किए गए हों या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। जहां तक न्यायिक कार्य का संबंध है, अध्यक्ष एवं सदस्यगण की अधिकारिता एक समान है। दोनों के मध्य बारीक फर्क उसी भांति है जिस तरह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं न्यायाधिपतिगण के बीच रहता है।
राजस्व मंडल में वी श्रीमती किरण विजय सिंह, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश राज्य, 1999 रा। नी 315 मंडल की अधीक्षण संबंधी शक्तियां धारा 8 के अनुसार मंडल को ऐसे समस्त मामलों के संबंध में जो उसकी या पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के अधीन है, समस्त प्राधिकारियों पर उस सीमा तक अधीक्षण शक्ति होगी जहां तक कि ऐसे प्राधिकारी ऐसे मामलों के संबंध में कार्यवाही करते हैं और वह उनसे विवरणियां मांग सकेगा। राजस्व मंडल एक राजस्व न्यायालय है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू कोर्ट संहिता की धारा 31 के अंतर्गत राजस्व परिषद रेवेन्यू बोर्ड एक राजस्व न्यायालय के रूप में राजस्व मामलों के लिए राज्य का उच्चतम राजस्व न्यायालय है। हजारीलाल वी रामरतन, 1962 रे। नी 664। प्रश्न 3, भू राजस्व संहिता के द्वारा मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग में राजस्व पदाधिकारियों का वर्णन कीजिए। इनकी शक्तियों तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डिफरेंट क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स क्रिएटेड बाय द एमपीटी लैंड रेवेन्यू कोड। एक्सप्लेन देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। उत्तर, राजस्व अधिकारी से अभिप्रेत है ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजस्व अधिकारी के उस उपबंध के कृत्यों का निर्वहन करने के निर्देश दे। धारा 2(1) प संहिता की धारा 11 के अनुसार राजस्व अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात 1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, 2. आयुक्त, 3. अपर आयुक्त, 4. आयुक्त भू अभिलेख, 5. अपर आयुक्त भू अभिलेख, 6. कलेक्टर, 7. अपर कलेक्टर, 8. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, 9. उपखंड अधिकारी, 10. उप सर्वेक्षण अधिकारी, 11. सहायक कलेक्टर, 12. संयुक्त कलेक्टर, 13. डिप्टी कलेक्टर, 14. तहसीलदार, 15. अपर तहसीलदार, 16. सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, 17. भू अभिलेख अधीक्षक, 18. नायब तहसीलदार, 19. सहायक भू अभिलेख अधीक्षक। समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे तथा संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीनस्थ होंगे एवं जिले के समस्त राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे। 1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर। राज्य सरकार एक प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाए तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अधिरोपित किए जाएं। धारा 13 का 2. आयुक्त कमिश्नर। राज्य सरकार प्रत्येक संभाग में एक आयुक्त नियुक्त करेगी जो उस संभाग में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन आयुक्त पर अधिरोपित किए गए हैं। राज्य सरकार आयुक्त को ऐसी शर्तों के साथ जैसी कि राज्य सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे उन शक्तियों या उन कृत्यों में से जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को समनुदेशित है कोई भी शक्ति या कृत्य प्रदत्त कर सकेगी। धारा 14। 3. अपर आयुक्त एडिशनल कमिश्नर। एक राज्य सरकार किसी एक संभाग में 2 या 2 से अधिक संभागों में एक अपर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी। अपर आयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदान की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन आयुक्त पर अधिरोपित किए गए हैं। ये संहिता तथा तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक अन्य अधिनियमिति और इस संहिता या किसी ऐसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाया गया कोई नियम उस स्थिति में के सिवाय जबकि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा निर्देशित किया गया हो अपर आयुक्त को जबकि वह उपधारा 2 के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या किसी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वह संभाग का आयुक्त हो। धारा 15। 4. आयुक्त भू अभिलेख कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। राज्य सरकार आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देश के अधीन रहते हुए भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेखों का प्रबंध करेगा। धारा 62। 5. कलेक्टर। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त करेगी जो उस जिले में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उसके अधीन कलेक्टर पर अधिरोपित किए गए हैं। धारा 16। 6. अपर आयुक्त भू अभिलेख एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। राज्य सरकार एक या उससे अधिक अपर आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी। यह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आयुक्त भू अभिलेख को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किए गए हैं। धारा 63। 7. अपर कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर। राज्य सरकार किसी जिले में एक या अधिक अपर कलेक्टर नियुक्त कर सकेगी। अपर कलेक्टर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उस अधीन कलेक्टर को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर पर अधिरोपित किए गए हैं। ये संहिता तथा तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक अन्य अधिनियमिति और इस संहिता या किसी ऐसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाया गया कोई नियम उस स्थिति में के सिवाय जबकि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा निर्देशित किया गया हो अपर कलेक्टर को जबकि वह उपधारा 2 के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वह जिले का कलेक्टर हो। धारा 17। 8. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू सर्वेक्षण के अधीन है जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा। उपखंड का उपखंड अधिकारी उसके उपखंड के लिए उप सर्वेक्षण अधिकारी होगा। तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे। समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी आयुक्त भू अभिलेख के अधीनस्थ होंगे।
जिले में के समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे तथा उपखंड में के समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे। ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू सर्वेक्षण के अधीन है, इस संहिता के अधीन कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार की शक्तियां क्रमशः जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित होंगी। धारा 65। 9 उपखंड अधिकारी सब डिविजनल ऑफिसर्स। कलेक्टर किसी सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखंडों का भार साधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उपखंड अधिकारी को प्रदत्त की गई हैं या अधिरोपित किए गए हैं। किसी उपखंड का प्रत्येक राजस्व अधिकारी उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ होगा और किसी तहसील का नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधीनस्थ होगा। धारा 22। 10 सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर तथा डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स, डेप्यूटी कलेक्टर्स। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे। 1 सहायक कलेक्टर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी, 2 संयुक्त कलेक्टर और 3 डिप्टी कलेक्टर नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे। धारा 18। 11 तहसीलदार, अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को जितने की वह ठीक समझे। क तहसीलदार, ख अपर तहसीलदार तथा ग नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गए हैं। कलेक्टर किसी तहसीलदार को तहसील का भारसाधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई हो तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अधिरोपित किए गए हैं। कलेक्टर किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो उसमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किए गए हैं जैसा कि कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करें। धारा 19 तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षक। 12 भू अभिलेख अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने की वह ठीक समझे भू अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी। भू अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गए हैं। धारा 20। प्रश्न 4 राजस्व न्यायालय से आप क्या समझते हैं? कब कोई राजस्व पदाधिकारी या रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व परिषद राजस्व न्यायालय की हैसियत धारण कर लेता है? विवेचना कीजिए। What do you mean by the term revenue court? When does any revenue officer or the board of revenue hold the status of revenue court? Discuss. अथवा राजस्व पदाधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की शक्तियों का वर्णन कीजिए। Discuss the powers of revenue officers and revenue courts. उत्तर संहिता में राजस्व न्यायालय को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5(2) के अनुसार राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, किंतु ऐसे वादों या कार्यवाहियों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहियों के रूप में करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता। संहिता की धारा 31 में मंडल तथा राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों की प्रस्थिति प्रदत्त की गई है, जिसके अनुसार मंडल या राजस्व अधिकारी जबकि वह राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच या किन्हीं कार्यवाहियों के पक्षकारों के बीच अवधारण के लिए उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न की जांच करने या उसे विनिश्चित करने के लिए इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, राजस्व न्यायालय होगा। कोई भी राजस्व अधिकारी किसी मामले की जांच या सुनवाई अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी स्थान पर नहीं करेगा, परंतु उपखंड अधिकारी किसी मामले की जांच या सुनवाई जिले के भीतर किसी भी स्थान पर कर सकेगा। धारा 27 राजस्व पदाधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की शक्तियां निम्नानुसार हैं। 1 भूमि पर प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने की शक्ति, पावर टू एंटर अपॉन एंड सर्वे लैंड। किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक तथा पटवारी और उनके सेवक तथा कर्मकार जबकि वे उसके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन हो, उस स्थिति में जबकि उन्हें ऐसा निर्देश दिया जाए भूमि पर प्रवेश कर सकेंगे तथा उसका सर्वेक्षण कर सकेंगे और सीमांकन कर सकेंगे एवं इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य कर सकेंगे और ऐसा करने में उस नुकसान से अधिक नुकसान कारित नहीं करेंगे जो कि उनके कर्तव्यों के सम्यक पालन के निमित्त आवश्यक हो। परंतु कोई भी व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवास गृह में संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण या उद्यान में उसके अधिभोगी की सम्मति के बिना तथा ऐसे अधिभोगी को कम से कम 24 घंटे की सूचना दिए बिना प्रवेश नहीं करेगा और ऐसे प्रवेश के समय अधिभोगी की सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं का सम्यक ध्यान रखा जाएगा। धारा 28 2 मामलों को अंतरित करने की शक्ति, पावर टू ट्रांसफर केसेस। जब कभी यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आदेश देना समीचीन है तो मंडल निर्देश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।
आयुक्त, यदि उसकी राय हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये समीचीन है, तो यह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले के या उसी संभाग के किसी अन्य जिले के समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए। धारा 29। 3 अधीनस्थों को तथा उनके पास से मामले अंतरित करने की शक्ति, पावर टू ट्रांसफर केसेस टू एंड फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। कलेक्टर या उपखंड अधिकारी इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले को या किसी वर्ग के मामलों को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को, जो कि ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम है, विनिश्चय के लिए सौंप सकेगा, या किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को किसी ऐसे राजस्व अधिकारी के पास से वापस कर सकेगा और ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी को, जो मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विनिश्चय करने के लिए सक्षम है, निर्देशित कर सकेगा। आयुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले को या किसी वर्ग के मामलों को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच तथा रिपोर्ट के लिए सौंप सकेगा। धारा 30। 4 राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति, इनहेरेंट पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। संहिता की धारा 32 राजस्व न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करती है, जिसके अनुसार संहिता की किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेश जो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए आवश्यक है, देने की राजस्व न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित करती है या उसे अन्यथा प्रभावित करती है। धारा 32। 5 व्यक्तियों के हाजिर होने तथा दस्तावेज पेश किए जाने की अपेक्षा करने तथा साक्ष्य लेने की राजस्व अधिकारियों की शक्तियां, पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू रिसीव एविडेंस। राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह इस संहिता का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उद्भूत होने वाली किसी जांच या मामले के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य ले, किसी ऐसे व्यक्ति को समन करे जिसकी की हाजिरी या तो पक्षकार के रूप में परीक्षा की जाने के लिए या साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए आवश्यक समझे। किसी व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के लिए तब तक आदिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति राजस्व अधिकारी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है। राजस्व अधिकारी उपस्थित किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि यह साक्ष्य दे अथवा अपने कब्जे या अधिकार में होने वाली किसी दस्तावेज को तत्काल वहीं पेश करें। राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसे न्यायालय में हाजिर होने से छूट मिली हुई है या जिसे स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट नहीं किया जा सकता है या जो रुग्णता या अंगशैथिल्य के कारण हाजिर होने में असमर्थ है, परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करे। धारा 33। 6 साक्षी को हाजिर करने के लिए विवश करने की शक्ति, कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस। यदि कोई व्यक्ति जिस पर साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए समन तामील किया गया है, समन का अनुपालन करने में चूक करेगा तो वह अधिकारी जिसके द्वारा धारा 33 के अधीन समन जारी किया गया है, 1 गिरफ्तारी या जमानती वारंट जारी कर सकेगा, 2 उस व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि वह उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे, या 3 उक्त व्यक्ति पर 1000 रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। धारा 34। 7 पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई की शक्ति, हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी। यदि मामले या कार्यवाही का कोई पक्षकार उस पर सूचना या समन की सम्यक तामील होने के पश्चात सुनवाई की तारीख को हाजिर नहीं होता है, लो वह मामला यथास्थिति उसकी अनुपस्थिति में सुना तथा अवधारित किया जा सकेगा या अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जा सकेगा। धारा 35। 8 खर्चा दिलवाने की शक्ति, पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट्स। राजस्व अधिकारी किसी मामले या कार्यवाही में उपगत किए गए खर्चे ऐसी रीति में तथा ऐसे परिमाण तक जैसा कि वह ठीक समझे दिलवा सकेगा, परंतु किसी विधि व्यवसायी की फीस किसी ऐसे मामले या कार्यवाही में खर्चे के रूप में तब तक नहीं दिलवाई जाएगी जब तक कि ऐसा अधिकारी उन कारणों से जो कि उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे अन्यथा न समझता हो। धारा 37। प्रश्न 5 भू राजस्व संहिता 1959 में प्रावधानित अपील संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। कौन से आदेश अपील के योग्य हैं तथा कौन से अपील योग्य नहीं हैं। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील्स अंडर द एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959। व्हाट ऑर्डर्स आर अपीलेबल एंड व्हाट आर नॉट अपीलेबल ऑर्डर्स। अथवा किसी राजस्व पदाधिकारी के मूल आदेश की अपील किस अपीलीय प्राधिकारी को की जाती है तथा अपील करने की क्या अवधि है। टू विच appellate authority can appeal live from an original order of any revenue officer and what is the period of limitation of appeals। अथवा भू राजस्व संहिता में द्वितीय अपील संबंधी क्या प्रावधान है। What are the provisions of second appeal under MP Land Revenue Code। उत्तर भू राजस्व संहिता 1959 में अधिनियम 23/2018 द्वारा किए गए संशोधनों को समाविष्ट करने के पश्चात अपील संबंधी प्रावधान निम्नानुसार हैं। धारा 44 के अनुसार प्रत्येक मूल आदेश की अपील निम्नलिखित अपीलीय प्राधिकारी को होगी। 1 उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी के आदेश की उपखंड अधिकारी को होगी। 2 उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश की उप सर्वेक्षण अधिकारी को होगी। 3 उपखंड अधिकारी के आदेश की कलेक्टर को होगी। 4 उप सर्वेक्षण अधिकारी के आदेश की जिला सर्वेक्षण अधिकारी को होगी। 5 सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की कलेक्टर को होगी। 6 यदि ऐसा आदेश किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसके की संबंध में धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन निर्देश दिया गया हो, ऐसे राजस्व अधिकारी को होगी जिसके की बारे में राज्य सरकार निर्देश दे। 7 कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की आयुक्त को होगी। 8 आयुक्त द्वारा पारित आदेश की मंडल को होगी। द्वितीय अपील धारा 44(2) के अनुसार प्रथम अपील में उपखंड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त को होगी। आयुक्त द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील मंडल को होगी।
धारा 44(3) के अनुसार द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों पर होगी, अन्य किसी आधार पर नहीं। 1. यदि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्च के मामले में के अतिरिक्त अन्य मामले में फेरफारित किया गया हो या उलट दिया गया हो, या 2. ये कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल हैं। 3. ये कि आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवादियत का अवधारण नहीं हो सका हो, या 4. ये कि इस संहिता द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हुई हो। 5. पुनर्विलोकन में किसी आदेश में फेरफार करते हुए या उसे उलटते हुए पारित किया गया कोई आदेश उसी रीति में अपीलनीय होगा जिस रीति में मूल आदेश अपीलनीय होता है। धारा 46 के अनुसार निम्न आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। 1. जिसके द्वारा किसी आवेदन को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में विनिर्देशित आधारों पर विलंब के विचारण के लिए मंजूर या नामंजूर किया गया है, या 2. पुनर्विलोकन के लिए किए गए किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है, या 3. आवेदन को जो रोक स्टे के लिए मंजूर या नामंजूर किया गया है, या 4. जो अंतरिम स्वरूप का है, या 5. जो धारा 29, 30, 104, 106, 114 डी, 127, 146, 147, 150, 152, 161, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 220 तथा 243 के उपबंधों के अधीन पारित किया गया है। 6. धारा 131, 134, 173, 234, 239, 240, 241, 242, 244 तथा 248 के उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी। परिसीमा अवधि धारा 47 के अनुसार प्रथम तथा द्वितीय अपील फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि अपील के लिए आदेश की तारीख से 45 दिन होगी। परंतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए आदेश हेतु अपील करने की परिसीमा की अवधि उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में यथा उपबंधित अनुसार होगी। परंतु जहां एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है वहां परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से की जाएगी।